नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 16वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है जिसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई रीढ़ की हड्डी। भारतीय परंपरा में विवाह नामक संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें दो परिवारों को है वो केंद्र में रखकर है वो निर्णय लिए जाते हैं। इसमें स्त्री को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो है वो आगे चल करके है वो कई समस्याएं है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस एकांकी में है वो इसी को केंद्र में रखते हुए हम है वो पढ़ेंगे। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है, यानी जो तख्त है उसका आगे का सिरा जिन महाशय ने पकड़ रखा है, उनकी पीठ नजर आ रही है और पीछे से उसको है वो नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू, जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर, तख्त बिछाता है, ही। बाबू, हंसता क्यों है बे? हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलशों से नहाता था। कलश, कलश कहते हैं यानी तांबे के पानी भरने का जो बर्तन होता है घड़े के जैसा, उसको है वो कहते हैं। लोटों की तरह ये तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी। कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस ठीक करते हैं। मेज पोस कहते हैं मेज पर बिछाने का जो कपड़ा होता है, टेबल का जो कवर होता है, उसको मेज पोस कहते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। झाड़न कहते हैं चीजों पर जो धूल जम जाती है, उस धूल को उतारने का जो कपड़ा होता है, उसको झाड़ने का कपड़ा होता है, उसको झाड़न कहते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदुमी रंग, छोटा कद, गंदुमी यानी गेहुआ रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। राम स्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। राम स्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, न उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला, यानी हारमोनियम जो है उसको उठा ला, और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। लाडली यानी प्यारी या दुलारी। राम स्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। मर्ज यानी बीमारी। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। जतन यानी प्रयास करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना जमाना अच्छा था। आई, पढ़ ली,
आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधिनी स्त्रियों के लिए आरंभिक पोथी यानी पुस्तक जिसमें सदगृहिणी बनने की सीख दी जाती है, उसे कहते हैं स्त्री सुबोधिनी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है न प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड, एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठिठोली भी सूझती रहती है। ठिठोली यानी मजाक ही सूझता रहता है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप, तो हुआ क्या? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टिमटाम के भला कौन पूछता है? टिमटाम यानी दिखावा के, मेकअप वगैरह के कौन पूछता है? इसी मारे मैंने तो पाउडर वोडर उसके सामने रखा था। पाउडर वोडर यानी पाउडर वगैरह उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। बाज आई यानी तंग होना, यानी मैं तो इस लड़की से तंग आ गई हूं। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो एंट्रेंस यानी मैट्रिक 10वीं पास। राम स्वरूप, बात काटकर, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा। कतई यानी जरा भी, जिक्र यानी उल्लेख, जरा यानी और ढंग से होगा। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, मान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है न, रतन का आना। आ गया रतन, इधर आ, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। बाजा यानी हारमोनियम। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। राम स्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो है। राम स्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए। करीने यानी ढंग से। ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। दकियानूसी मतलब पुरातन पंथी या पुराने विचारों, कि भाई पुराने विचारों पे यानी दकियानूसी पे मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा, और लड़का?
रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। तालीम यानी शिक्षा। तो यहाँ पे विवाह का वातावरण चल रहा है कि भाई विवाह किस तरीके से दो परिवार है वो आपस में मिलते हैं, यानी सगाई लड़की देखने की है, वो जो परंपराएं होती है उसमें किस तरीके का माहौल होता है उसी का वर्णन है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह ये बाजा वह नीचे ही रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, यानी गेट पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हैं आइए आइए, हैं यानी उनका स्वागत किया जा रहा है, अंदर की तरफ बुलाया जा रहा है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना आंखों से लोक चतुराई टपकती है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हैं हूँ, इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं मगर बेंत गिर पड़ता है। यानी वहां पे उनको स्वागत के साथ में बिठाया जाता है कि इधर तशरीफ लाइए, और जैसे ही वो बैठते हैं तो बेंत है वो गिर पड़ता है। रामस्वरूप, ये बेंत लाइए मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं। सब बैठते हैं। हैं, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई। इस तरीके से उनसे है वो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। गोपाल प्रसाद खेंखार कर, यानी खेंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं? रामस्वरूप, है ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, हैं ये लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे। हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? मुखातिब यानी उनकी तरफ देखते हुए, उन्मुख होते हुए। शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? शंकर, जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद, बात यह है साहब कि यह शंकर एक साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसे उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर तो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। रामस्वरूप, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की दो आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब ये हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। बालाई यानी दूध से बनी हुई एक मिठाई, तो बालाई आती थी। और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह ही होते हैं स्कूल में। तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग
खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है, शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोरते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। हैं। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का ये हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे। जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। यानी आजकल के एमए पढ़े लिखे लोग भी मुकाबला नहीं कर सकते। उस समय के मैट्रिक पास जो होते, वो भी बोला खासी अच्छी है, वो अंग्रेजी लिख लेते और फर्राटेदार बोल भी लेते। रामस्वरूप, जी हाँ, ये तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। जब्त यानी संयत, यानी कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप, है जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है, यानी वो भी हंसने लगता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिज समझकर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं गोपाल प्रसाद, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? रामस्वरूप, है तकल्लुफ किस बात का है? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। तकल्लुफ का मतलब यहाँ पे कष्ट या यानी औपचारिकता से है। माफ कीजिएगा जरा, अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? विलायती मतलब विदेशी। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई ये नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? जायका यानी स्वाद। रामस्वरूप, हैं कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हैं। शंकर खिंकार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर मगर पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। वो कह रहे हैं कि अब जो ये टैक्स, एक ही टैक्स होना चाहिए, और वो टैक्स कौन सा होना चाहिए? खूबसूरती पे टैक्स होना चाहिए। और ये किस पे छोड़ देना चाहिए? ये महिलाओं पे छोड़ देना चाहिए, स्त्रियों पे छोड़ देना चाहिए, कि वो अपनी खूबसूरती के हिसाब से टैक्स के है वो दायरे तय कर ले कि मुझे कितना टैक्स है वो देना है। तो बोला फिर देखिए सरकार के पास में कितना टैक्स आता है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने, वाकई आजकल ये खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता ही न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए तस्तरी यानी जो प्याला होता है, प्लेट टाइप का, उसे।
गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, है ये तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है हंसने लगते हैं। एहसान का मतलब है कि कृपा, कि ये तो आपकी मेरे ऊपर कृपा है। गोपाल प्रसाद, और जायचा यानी जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। जायचा मतलब कुंडली या जन्म पत्री है वो, वो तो मिल ही गई होगी। रामस्वरूप, जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, ये जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, ये तो गलत है ना? रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए तक पढ़ाया है, तब उनकी भव्य भी ग्रेजुएट लीजिएगा। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। रामस्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं है। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी है जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। ऊंची तालीम यानी पढ़ाई, तालीम का मतलब शिक्षा से है, और ऊंची यानी उच्च शिक्षा। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिएगा? शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं? वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप, हूँ है। मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तस्तरी हाथों में लिए उमा आती है, उमा यानी उनकी लड़की आती है, सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें बिछाकर उसे ताक रहे हैं। ताकना मतलब कुछ रखने के लिए दीवार में बनी छोटी जगह होती है, लेकिन ताक रहे हैं मतलब उनको देख रहे। ताकना मतलब देखना है यहाँ पे। राम स्वरूप, है यही है, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है, और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा?
राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया न। गोपाल प्रसाद, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। वह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी हूँ है। वो हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप सक पकाते हैं। रामस्वरूप, जनाब दो उमा, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हैं जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद, जरा रूखी आवाज, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ने। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, जब कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देख भाल कर, यानी उमा है वो उनको खरी खोटी सुनाने लगती है कि क्या उनके दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? ऐसे ही भेड़ बकरियों की तरह है वो, अच्छी तरह देखभाल के खरीदने के लिए आ जाते हैं, इस तरीके से है वो कहने लगती है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे, इर्द गिर्द यानी आसपास। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे।
रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए, मेरी छड़ी कहाँ है? मैं चलता हूं। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास, उफ़ो, गजब हो जाता। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन यानी रोने का सा भाव हो जाता है उसके चेहरे पे। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, प्रेमा घबराहट की हालत में है, वो अंदर आती है। प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। इस तरीके से वहां पे किस तरीके का माहौल होता है उसके बारे में है वो, इस एकांकी से है वो आपने जाना। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।